बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 712 से लेकर 1948 तक की यहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री को एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम में 712 की जो हिस्ट्री आती है, ठीक है, बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, 712 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान बनता है, उसके बाद की जो हिस्ट्री है इसको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर हम सारे को कवर करने वाले हैं। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पाकिस्तान स्टडी के ये समझिए आप लोग 6 से 7 जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे इसी के अंदर से बनते हैं। इसको सिर्फ एक वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स पेज रख लिया करें या अपने पास कोई रजिस्टर्ड कॉपी रख लिया करें जिसके ऊपर ये चीजें सारी क्या किया करें, लिखा करें। बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी दैट आई लर्न। अगर आप लोगों ने लर्न करना है चीज को तो चीजों को अपने पास लिखा करें, ठीक है। चीजें लिखें, लिखने से फायदा क्या होता है, नंबर 1 के ऊपर आप लोगों के पास नोट्स बन जाते हैं। जिस वक्त आप किसी को देखते हैं ना, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। पहले वो आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है, नंबर 1 के ऊपर देखेंगे आप लोग, फिर सेकंड नंबर के ऊपर उसको आप लोग सुनेंगे। जब इसकी ट्रांसलेशन करूंगा या इसको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज आपके माइंड में बैठेगी। और जिस वक्त आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग उसको पेश करके अपने पास लिखेंगे तो यकीन माने वो आपके पास एक नंबर 1 के ऊपर आपके पास नोट्स बन जाएंगे और सेकंड नंबर के ऊपर वो एक प्रॉपर आप लोग के पास जो नोट्स बनेंगे आप लोग उसको रिवाइज करेंगे, वो कभी जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा। इसमें से आपके मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। ये कंप्लीट से जो है इंशाल्लाह लेक्चर को आप लोग कर लें। 6 से 7 एमसीक्यूज अगर नहीं है तो आप लोगों के 3 से 4 एमसीक्यूज इजीली इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। 712 की हिस्ट्री से लेकर 1947 की जो हिस्ट्री है इस सारी के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो आप लोग का पेपर बनाने वाला होता है, वो किसी डॉगर्स की या किसी जो है वो मार्केट की किसी बुक को नहीं उठाता, बल्कि वो आप लोगों की जो पाकिस्तान स्टडी की बुक है उसी को उठाकर वहीं से आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चाहे जितने भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं वो बुकों से बनाए जाते हैं। जो आप लोगों के करिकुलम होता है, जो आप लोगों का क्या होता है, करिकुलम होता है, जो आप लोगों का निसाब होता है, क्वेश्चंस पेपर के जो है वो एग्जाम के अंदर जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं वो वहीं से बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आप लोगों ने A to Z एंड तक नोट करना है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने लिखनी है जी, मोहम्मद बिन कासिम 712 में, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया, 712 में। पहला एमसीक्यूज अपने पास आप लोग नोट डाउन करें, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब हमला किया, सिंध को कब कॉन्क्योर किया, तो 712 में, ठीक हो गया। जो 712 से आप लोगों की हिस्ट्री स्टार्ट होती है पाकिस्तान बनने तक, वो सारी हिस्ट्री हम ब्रीफली, जो चीज आप लोग इससे बाहर कोई चीज आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगी, जो चीजें मैं आप यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा वही चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम में आएंगी। इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जो है वो आप लोगों की जो मुतालिक पाकिस्तान की बुक है उसको फॉलो करते हैं। उसमें से जो तमाम तर क्वेश्चन होते हैं वो सारे को उठाकर हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका पेपर यहीं से बनता है, किसी और आउटबुक से नहीं बनता। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर बात करें, शेख इस्माइल शाह बुखारी 1005 में जो है ये लाहौर तशरीफ लाए थे। कब, कौन, शेख इस्माइल शाह बुखारी 1005 में जो है लाहौर तशरीफ लाए थे। इनकी तशरीफ आवरी से जो है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर के ऊपर ये आप लोगों ने लिख लेना है। थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है शहाबुद्दीन गौरी ने जो है बाकायदा से जो लोगों ने हुकूमत की बुनियाद डाली थी वो 1192 में डाली थी। कब, 1192 में डाली थी हुकूमत की बुनियाद। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ के इसके बाद जो है वो कोई मुकम्मल हिस्ट्री आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है। सो आप लोगों ने इसके बाद जो है वो सीधा मुगल एम्पायर के ऊपर चले जाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के अंदर होंगी। हमने इधर उधर की चीजें यहाँ पर टच ही नहीं करनी। आप लोगों की पाकिस्तान स्टडी के अंदर यही चीजें हैं टोटली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मुगल एम्पायर, ठीक है जी। मुगलों की जो सल्तनत थी वो कब से स्टार्ट हुई, 1526 से। कब, 1526 से 1526, ठीक है जी। कब से, 1526 से आप लोगों की यहाँ से जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद मुगलों का जो सबसे पहला बादशाह था वो कौन था, बाबर था। सेकंड नंबर के ऊपर इनकी जो एंडिंग हुई है वो कब हुई है, वो 1757 में हुई है। कब हुई है, 1526 में इनका जो है वो हुकूमत का आगाज हुआ मुगल एम्पायर का। 1757 में जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर का आप लोगों को एक शेर भी याद होगा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन न मिली तुझे कोहे यार में, ठीक है। ये बहादुर शाह जफर का आप लोगों के आई थिंक मैट्रिक का जो सिलेबस है उसके अंदर एक गजल भी इसकी मेंशन है, ठीक है। तो उसकी जो है बहादुर शाह जफर की नजूरी तक जो है इनकी हुकूमत जो है वो जारी रही थी। इस ड्यूरेशन क्या हुआ था, यहाँ से देखिए 1526 से इनकी हुकूमत स्टार्ट हुई है। कब, 1526 से हुकूमत स्टार्ट हुई है और 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आई थी। कब आई थी,
ये इंपॉर्टेंट चीज है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अंग्रेजों की, एक बरतानिया की जो कंपनी थी, वो तिजारत के गर्ज से हिंदुस्तान में आई थी। कब आई थी ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600। होपफुली जितनी ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुकी है और ये आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो 1857 तक, कब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ओवरऑल जो इंडिया है उसके ऊपर काबिज हो चुका था। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, ये 1757 में 1857 में ऑलमोस्ट जो है इसने कब्जा कर लिया था। अब 1857 में क्या हुआ जी, इंपॉर्टेंट एक्ट जो है यहाँ पर जंग आजादी स्टार्ट होगी। कब? 1857 में। ठीक है, तो उसमें जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों की जो रहनुमाई की, तो उसमें जो सबसे अहम शख्सियत है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। ठीक है, उनकी पैदाइश कब हुई? 1817 में उनकी पैदाइश हुई और 1898 में जो है उनकी वफात हुई। और दो कौमी नजरिया किसने पेश किया था? सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। ठीक है जी, वो हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते, तो जस्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आप लोगों के पॉइंट के, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के आप लोगों ने यहाँ पर बात लिख देनी है। 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए और 1898 में इनकी वफात होगी। उसके बाद जो है 1859 में इन्होंने मुरादाबाद के अंदर एक स्कूल का क्याम अमल में लाया। कब? 1859 के अंदर। ये बात आप लोग ने अपने पास लिख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी के लोगों ने क्या किया? 1867 में साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम अमल में लाया। आपको अगर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पेश करें और उसके बाद आप लोग अपने पास तमाम तर क्वेश्चनों को लिखते जाएं। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो 1869 में इन्होंने इंग्लैंड का क्या किया था? दौरा किया था अपने बेटे सैयद महमूद के साथ। ठीक है जी, 1869 में। 1870 में ये वापस आ गए थे। उसके बाद इनका जो इंपॉर्टेंट कारनामा था वो 1875 में जो कॉलेज इन लोगों ने एक जो है वो कॉलेज का क्याम अमल में लाया था। ठीक है, और 2 साल बाद वो जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। उसके बाद अगर बात करें 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनका जो है वो क्याम इंपॉर्टेंट एक्ट है यहाँ पर। कब है? 1886 में, 1886 में। तो यहाँ पर ये वाली हिस्ट्री होगी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे जी 1886 के बाद 1885 से जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से उठाए जाते हैं। अगर आप लोगों को नजर नहीं आता, मैं आप लोग के साथ 1 बाई 1 चीज अगेन रिपीट करूंगा उसको, तो आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करते जाना है तमाम तक चीजें। स्टूडेंट देखिए, आप लोगों ने कई बार तैयारी की होगी एग्जाम के लिए, लेकिन मेरे कहने के अकॉर्डिंग आज से पहले जो भी हो गया, जो गुजर गया, आप लोग उसको छोड़ दें, खत्म कर दें। ठीक है, अब आप लोग क्या करें, अपने लिए बिल्कुल एक अलग से आप लोग अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करें कि मैंने इस फील्ड में जाना है, मैंने इस फील्ड के अंदर क्या करना है, मैंने इस फील्ड के अंदर जॉब करनी है। अलग से आप लोग उसके लिए कैटेगरी को एक सबसे पहले इसको डिजाइन करें कि बस मैंने इधर जाना है, ये काम करना है। ठीक है, पॉसिबल वे में करना है। ये नहीं करना कि आपकी जो एजुकेशन है वो एफएससी है, आप लोग इस जैसी जॉब को देखें जो ग्रेजुएशन बेस पर हो, जो आप लोगों की जो है वो बीएस 16 ईयर एजुकेशन की बेस पर हो, उस पर ये काम नहीं करना। वे पॉसिबल ढूंढना है जो पॉसिबल हो। पॉसिबल है, एफएससी बेस है, एफएससी बेस की जो जॉब है उसको आपने जो है वो टारगेट रखें, अपने आंखों के सामने रखें, फिर उसके ऊपर अभी से काम करें। 4 महीने दें, कम से कम 4 महीने का ड्यूरेशन आपको लगता है अपनी स्टडी को सक्सेसफुल करने के लिए। जब आपको मैट्रिक की डिग्री लेने के लिए आपको 10 से 12 साल पढ़ना पड़ता है, तो आप लोगों को एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए आप लोगों को 4 महीने कम से कम देने पड़ेंगे। वो 4 महीने इस वे में देने पड़ेंगे कि हर दिन 2 घंटे, हर दिन के 2 घंटे, 24 घंटों में से 2 घंटे अगर आप लोग 4 महीने अपनी लाइफ को दें, आप लोगों की आने वाली नेक्स्ट लाइफ की गारंटी मैं देता हूं कि आप लोग जिस फील्ड में मर्जी जाना चाहें तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन करना इस अंदाज में है, तो कोई भी किसी चीज को लर्न करे ना, तो उसको देखिए, अगर आप लोग किसी कहानी या किसी ड्रामे, किसी फिल्म को देखते हैं ना, वो सारा खाका आपके माइंड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग वहां पर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी काम करें उसको जो है यूं बस सर से बोझ उतारने वाली बात ना करें, उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे अपने 100% अपने जोश और जज्बे के साथ करें ना, तो यकीन माने आप लोग कामयाब हो जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ना होने का फिर सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी ड्रामे को देखते हैं या फिल्म को देखते हैं, पूरा 100% फोकस उसी पर होता है। जिस वक्त वो फिल्म खत्म होती है, उसका सारा कैरेक्टर, उसका सारा जो खाका आपके माइंड में होता है, जो इसमें जो हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, ये कौन था, वो कौन था, वो सारा, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट होता है, 100% इंटरेस्ट होता है। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपके सामने मोबाइल रखा हुआ, कोई उठा के ऊपर नीचे करे ना, आपकी आंखें उसके सामने उसके साथ ऊपर नीचे मूव करती है। क्यों? वहां पर आपका पूरा फोकस होता है। इसी तरह कोई किसी चीज को लर्न करें ना, किसी फोकस के साथ अगर लर्न करें, वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, अगर क्लास के अंदर आपका किसी और सब्जेक्ट का जो है वो अगर कोई लेक्चर हो रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा होता है, वो सारी चीजें कोई ऊपर से जाती हैं, कोई इधर से उधर से जाती हैं, वो आपके माइंड को टच नहीं करती। क्यों? वहां पर आप लोग बोरिंग फील कर रहे होते हैं।
आप लोगों का दिल नहीं कर रहा होता। इस वजह से अगर आप लोग वहां पर इंटरेस्ट लें, इंटरेस्ट क्रिएट करें, यकीन माने वो सारी चीज आप लोग उसी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे जिस तरह आप लोग एक फिल्म या ड्रामा देखने के बाद उस सारे को आप लोग क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। इसी तरह किसी चीज को भी लर्न करने के साथ साथ आप लोग उसको कैच करने की कोशिश करें, आप लोग इंटरेस्ट पैदा करें। जिस वक्त इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा किसी चीज में, फिर काम करने का मजा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करके काम किया करें, और 4 महीने आप लोग अगर इंटरेस्ट पैदा कर किसी इंटरेस्ट के साथ अपना 100% देकर डेली बेस पर काम करें, उसको अपने पास लिखें, साथ उसके नोट्स बनाते जाएं, उसको रिवाइज करते जाएं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस फील्ड में मर्जी अप्लाई करें, आप लोगों की सिलेक्शन ना हो, इस बात का मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। बस करना यह है, 4 महीने आपको अलग से टाइम निकालना है, और हर 4 महीनों में 2 घंटे अपने पास नोट करना है। डेली का टाइम भी नोट करना है, और डेली का वर्क भी अपने पास नोट करना है, और उसको रात को सोने से पहले एक मरतबा रिवाइज करके सोना है। तो इंशाल्लाह जो चाहे जिस मर्जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, आप लोग कभी नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह, इस बात की गारंटी मेरी है 100%। बाकी बात करते हैं यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम कब अमल में आया? तो ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। 1885 में आया। कब आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम कब अमल में आया? 1885 में आया। और किसने लाया? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम कब अमल में आया? 1885 में। और किसने लाया? एक अंग्रेज वायसराय रिटायर था। ठीक है जी, ए.ओ. ह्यूम इसका नाम था। ओके हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें 1905 में, अब 1905 में क्या हुआ? बंगाल की तकसीम हुई। क्या हुआ? 1905 में बंगाल की तकसीम हुई। ठीक है, तकसीम बंगाल हुई 1905 में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका मकसद ये था, वो क्या थी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन असल में वो मुसलमानों के खिलाफ थी। ठीक है, और जब 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल की तकसीम हुई। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि बंगाल की तकसीम कब हुई? 1905 में हुई। ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया जी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका अगेंस्ट, इसकी मुखालफत की। ठीक है, इसकी मुखालफत की कब की जी? 1905 में। जिस वक्त यहाँ से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन याद रखने। फर्स्ट नंबर के ऊपर, बंगाल की तकसीम कब हुई? 1905 में। और इसकी मुखालफत किसने की थी? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने की थी। तो उसी के रद्द अमल में फिर मुसलमानों ने एक अपनी अलग जो है वो जमात का सोचा, जिसका नाम है मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है क्याम कब अमल में आया? 1906 में आया। कब आया? 1906 में आया। तो उसके जो पहले सदर थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में आया? 1906 में आया। इसके पहले सदर कौन थे? सर आगा खान इसके सदर थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो है वो तजवीज़ किसने पेश की थी? सर सलीमुल्लाह खान ने इसकी तजवीज़ पेश की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्याम के लिए। ठीक है, किसके लिए? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्याम के लिए सर सलीमुल्लाह खान ने तजवीज़ पेश की थी, 1906 में की थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? ढाका में हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ आप लोग अपने पास अलग से मेंशन कर लें, ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद बात करें जी 1911 में एबॉलिश ऑफ बंगाल। बंगाल की जो तकसीम थी 1905 में, और 1911 में उसको क्या किया गया? तनसीख कर दी गई। ठीक है, उसको क्या किया? उसको खत्म कर दिया। जो तकसीम की थी बंगाल की, वो मुसलमानों के हक में थी। जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। और उसके बाद क्या हुआ? 1911 में बंगाल की तकसीम खत्म होगी, जिसको कहा जाता है तनसीख बंगाल। ठीक है, तनसीख बंगाल कब हुई? 1911 में हुई। ठीक हो गया। उसके बाद जो है 1913 में जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उन्होंने अपने क्या किया? उन्होंने जो उनका एजेंडा था, जो उनके पॉइंट थे, जो उन लोगों ने पहले वो उन लोगों के सामने पेश किए थे वायसराय के सामने, तो वो उन लोगों ने वो भी चेंज कर दिए। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? या लखनऊ ट्रीटी या लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। कब हुआ? 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट या लखनऊ ट्रीटी। उसके बाद अगर बात करें इसमें, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात आ जाती है। किसकी? फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली जंग अजीम कब हुई? 1914 से 1918 तक। 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में खत्म होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, थोड़े से टाइम में और थोड़े से लेक्चर में। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई? 1914 से 1918 तक। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखनी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 14 पॉइंट। ठीक है, जो 14 पॉइंट थे उसके कब पेश किए? 1929 में। 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट पेश किए। उसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है खुतबा अलाहाबाद का। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद कब दिया? 1930 में दिया। ठीक है, किसने दिया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें खिलाफत कमेटी के लिए, यहाँ पर जो है खिलाफत कमेटी 22 दिसंबर 1919 को यहाँ पर जो है 1916 के बाद यहाँ पर हम इधर आ गए थे, खिलाफत कमेटी बन गई। ठीक है, क्या बन गई? खिलाफत कमेटी। अब खिलाफत कमेटी के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट चले जाते हैं जी 1919 के बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे जो 1935 और 1937 के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, उनके बारे में
1935 के एक्ट के तहत, किसके तहत? 1935 के एक्ट के तहत इंडिया के अंदर 1937 में इंतखाबात हुए थे, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग की जो कारकर्दगी थी वो बहुत मायूस कुन रही और कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा वजारतें चली गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हो जाती है। कब? 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। 1939 के अंदर स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट कब होती है? 1 सितंबर 1939 को। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 1 सितंबर 1 सितंबर 1939 में स्टार्ट होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एख्तिताम होता है इसका 2 सितंबर 1945 के अंदर इसका एख्तिताम हो जाता है। ओके, 1 सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और जो है 2 सितंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एख्तिताम हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ जी? 1939 में जो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वालों ने अपने कुछ जो उनके पॉइंट थे, एजेंडा था, वो लोगों ने क्या किया जी? हुकूमत के सामने रखा कि हमारे ये बातें आप लोगों ने माननी है। ठीक है, हम आप लोगों का साथ देंगे, अदरवाइज हम आपका साथ नहीं देंगे। तो उन लोगों ने उनकी जो बातें रिजेक्ट कर दी। फिर उन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस वालों ने जितने भी थे वो तमाम तर उनके ओहदे थे, क्योंकि उन लोगों ने 1937 के इंतखाबात जीते हुए थे, उन लोगों से वो क्या हो गए? इस्तीफे हो गए। लोगों ने जो है वो इस्तीफे दे दिए अपनी तमाम वजारतों से। कब दिए? 1939 के अंदर। ये आप लोगों ने अपने पास लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1939 के अंदर उन लोगों ने क्या कर दिया? अपने इस्तीफे दे दिए। उसके बाद क्या हुआ जी? 22 दिसंबर 1939 को जो है वो पाकिस्तानियों ने कायदे-ए-आज़म ने कहा कि डिलीवरेंस डे मनाना है। क्या करना है? 1939 के अंदर योम निजात मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम में आता है। उसके बाद फर्स्ट जो है 22 मार्च 1940 को क्या हुआ जी? करारदाद मकासद। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है, करारदाद लाहौर। 22 मार्च 1940 को करारदाद जो है वो लाहौर, इसकी फर्स्ट जो लोगों ने फर्स्ट जो थी वो करारदाद मकासद 22 मार्च 1940 को, और जो करारदाद मकासद जो मंजूर की गई थी वो कब? 23 मार्च 1940 को करारदाद मकासद मंजूर की गई, यानी पेश की गई। ठीक है जी, 22 मार्च को उसका पहला दिन था करारदाद मकासद का, 22 मार्च 1940, और जो करारदाद लाहौर जो पेश की गई वो 23 मार्च 1940 को। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कौन सा आता है? 23 मार्च का। इसका फर्स्ट डे कौन सा था? फर्स्ट डे 22 मार्च था, और जो करारदाद लाहौर पेश की गई वो 23 किसको पेश की गई? 23 मार्च 1940 को AK फजल हक ने। ठीक है, बाकी अगर बात करें इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यही जो करारदाद लाहौर थी, करारदाद लाहौर को हिंदू अखबारात ने, किसने? हिंदू अखबारात ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। हिंदू अखबारात ने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया था, जिसने पाकिस्तान बनने में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करें 1940 के बाद 1942 के ऊपर आते हैं हम। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें, सर स्टीफन क्रिप्स यहाँ पर आते हैं। कौन? सर स्टीफन क्रिप्स थे। 1942 में 23 मार्च 1942 में सर स्टीफन क्रिप्स का जो है वो मिशन हिंदुस्तान आया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फिर 1945 के अंदर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। कब हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 के अंदर हुई। उसके बाद अगर बात करें 1946 से 1947 के इलेक्शन, 1946 और 1947 के आम इंतखाबात हुए, जिसमें जो है 1937 के मुकाबले में इन इंतखाबात के अंदर मुसलमानों को, यानी ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग थी, उनको यहाँ पर जो है वो वाज़ेह बढ़तरी रही। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 12 अगस्त 1946 को यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को जो है वो क्रिप्स मिशन में, ठीक है, उन लोगों ने इनको हुकूमत बनाने की दावत की पेशकश की थी। उसके बाद 1946 के जो उसके बाद क्या हुआ जी? बरतानिया के अंदर 1946 के इंतखाबात हुए। किसमें? बरतानिया के अंदर 1946 के इंतखाबात हुए, जिसमें लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आई। लेबर पार्टी के जो मेंबर थे, जो सदर थे वो कौन थे? वो एटली थे। ठीक है, क्लीमेंट एटली थे, जो कि उस वक्त के क्या बने? वो उस वक्त के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, अब हमने जो इक़्तिदार है वो हिंदुस्तानियों के हवाले करना है। ठीक है, फिर उसके फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो इक़्तिदार है वो हिंदुस्तानियों के हवाले करना है। उन्होंने कहा कि वो जो इक़्तिदार है वो हिंदुस्तान के हवाले करना चाहते हैं। ठीक है जी, वो जून 1948 से पहले इक़्तिदार जो है हिंदुस्तानी के हवाले करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर कब जो है वो वापस रिटर्न होकर आए? 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वापस जो है वो हिंदुस्तान पहुंचे। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जी 3 जून 1947 के यहाँ पर जो है तकसीम आज़ादी हिंद, 3 जून 1947 के यहाँ पर उन्होंने एक्ट पेश किया, जिसको 3 जून 1947 का मंसूबा कहा जाता है, जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान उसके अलावा इंडिया की जो है वो सेपरेशन हुई, पाकिस्तान और इंडिया जो अलग अलग बने। तो 14 अगस्त 1947 को प्यारा पाकिस्तान माज़ वजूद में आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान वाज़ेह वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। ठीक हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जी, तकसीम हिंद के वक्त जो है वो हिंदुस्तान में कुल छोटी बड़ी रियासतों की तादाद कितनी थी, तो 526। ये इसकी करेक्ट आंसर है। कई जगह पर 565 लिखा होता है आप लोगों के बुक के एग्जाम से, क्योंकि क्वेश्चन जो बुक से बनता है इसका करेक्ट आंसर बुक के अकॉर्डिंग ही ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर 526 छोटी बड़ी रियासतें यहाँ पर बुक के अंदर लिखी गई हैं। होपफुली डियर स्टूडेंट आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तमाम तरह को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, अपने पास लिख लेना है। इसको 1-2 बार आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज करना है। इंशाल्लाह उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।